आज वो मीडिया सिर्फ मीडिया के नाम की है, मीडिया का कोई वजूद नहीं है। चाहते हैं कि मीडिया प्रधानमंत्री भारत के बनते रहे, जिससे आप लोग बेरोजगार रहेंगे तो कल आपकी मजबूरी रहेगी, आप उनको जिंदाबाद करने के लिए मजबूर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नीलेश। आज मैं आ चुका हूं गुजरात राज्य के सूरत शहर में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर शशि दुबे जी से। आज हम वार्तालाप करेंगे जो 2014 से 2026 तक जो कार्यकाल चल रहा है बीजेपी का, हम उसके ऊपर पूरा भैया से चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जो चैनल देखने वाले लोग हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद और आपको बधाई। तो आप हमारे दर्शकों को आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि भाई दुबे है। मैं नियर अबाउट 32 ईयर से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और मैं इस समय सूरत शहर जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूं। इसके पहले मैं विभिन्न पदों पे रह चुका हूं और पार्टी की सेवा करता आ रहा हूं। मेरा भी आपसे ये सवाल है कि आप बहुत पुराने कांग्रेस से जुड़े हैं, आपको 30-32 साल हो गया है, तो जो ये वर्तमान में बीजेपी सरकार है 2014 से लेकर जो वर्तमान अभी चल रही है, तो आप इस 10 साल 12 साल के कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं? बीजेपी का जो कार्यकाल चल रहा है, हमसे ज़्यादा आप मीडिया में हैं तो हमसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी। ये कार्यकाल क्या है, कैसे है, किस लिए है, किसके लिए बनाया गया है, किसी एक पर्सन के लिए बनाया गया या देश की जनता के लिए बनाया गया। इस कार्यकाल को देश की जनता बाखूबी पहचान चुकी है। अब वो चंगुल में फंसने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस ढंग से लोगों पे कहर बरसा रही है, जिस ढंग से गरीबों को मिटा देना चाहती है, गरीबी नहीं मिटा देना चाहती। इनके पास सिर्फ और सिर्फ पेपर के एजेंडे हैं, वो चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे न्यूज़पेपर हो। न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह करके अपनी सत्ता को हासिल करके ये जो चाहते हैं वो करते हैं। बाकी बीजेपी की सरकार को हमने देखा है, आज से नहीं देखा है। जब 14 में मुख्यमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी, तब से जानता हूँ। वाराणसी से चुनाव लड़े तब से जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर वाराणसी का रहने वाला हूँ। किस बेस पे इस बार इस इलेक्शन हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय जी इनके सामने थे, किस ढंग से इन्होंने चुनाव जीता, चुनाव में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, ये देश की पूरी जनता को मालूम है। मैं उसके बारे में कहूँ तो हमसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप हर नेताओं के पास जाते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ इस पे जनता भी अब विचार कर रही है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन जनता अपना परिणाम देगी, तो बहुत बड़ा भयंकर परिणाम आएगा जो बीजेपी के हित में नहीं होगा। ये हिंदुस्तान में ये जब से कार्य यशस्वी जो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जब वो शपथ लेकर भारत देश की कमान संभाले तो नोटबंदी लाए, यूजीसी आया, उन्होंने किसानों के लिए बिल लाया, किसान सड़क पर आ गए। नोटबंदी लाए, आम जनता सड़क पर आ गई। यूजीसी लाए, देश के अंदर हड़कंप मच गया। तो ये जो इनके फैसले लगातार ये आ रहे हैं, ये देश हित में तो नहीं दिख रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय रहेगी? मेरा मानना ये है कि एक प्रधानमंत्री स्तर का जो व्यक्ति होता है, तो वो उसका व्यक्तित्व जो है पूरे हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश में उसकी चर्चाएं होती हैं। और जब वह किसी निर्णय को लेना चाहता है तो एक देश के लोगों की नजरिया नहीं होती, उस पर पूरे विश्व के लोगों की नजरिया होती है। पूरे विश्व के लोग ये सोचते हैं कि आज भारत का प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेने जा रहा है, वह निर्णय जनतंत्र के हित में है या अनिहित में है, इस पे सबसे बड़ा विचार होता है और विचार होने के बाद निर्णय लिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी में बहुत अच्छाई है और मैं माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री को बुद्धिजीवी बनावें, कि उनका जो भी निर्णय था वह निर्णय सही नहीं था, उनका निर्णय गलत था। और जो भी निर्णय उन्होंने लिया है बंद कमरे में निर्णय लिया है और रात को निर्णय लिया है, जो जनता के हित में नहीं था। रात को निर्णय लेना जनता के हित में नहीं होता। सबसे पहले जो इनकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्य नहीं किया है जिसे भारतवर्ष की जनता को पहचानने में टाइम लगा। अब भारतवर्ष की जनता पहचान चुकी है, अब इनके कोई कारनामे नहीं चलने वाले हैं। और जो कारनामे थे वो जनता तब तक नहीं पहचानती थी, तब तक उनके दिल में बसती थी और वो बहुत बड़े भक्त होते थे। और अब भक्ति जो है वो दूर होती जा रही है। लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री हमारा नहीं बल्कि प्रचार मंत्री है। ये कारपोरेशन के इलेक्शन में भी प्रचार करने चले जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले हमने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री हुए उनको देखा है, विरोध पक्ष के प्रधानमंत्री उनको देखा है।
प्रधानमंत्री जब स्टेट का इलेक्शन होता है असेंबली का, उस राज्य में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है वो सिर्फ 2 रैलियां करता है, 2 मीटिंग करता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये तो कारपोरेशन के चुनाव से लेके विधानसभा लोकसभा में घर घर जाके प्रचार करते हैं। ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इनको प्रधानमंत्री कहते हैं तो बड़ा गौरव की बात है, लेकिन हम इनको जो है प्रचार मंत्री कहते हैं। उस प्रचार के माध्यम से अपनी गोटी को सीट करने में लगते हैं और जनता के हित के काम करने में इनको कोई रस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए ये काम करते हैं, न कि भारतवर्ष की जनता के लिए काम करते हैं। तो मुख्य तौर पर देखा जाता है कि भारत की जो नेशनल मीडिया है वो बताती है कि विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, देश का डंका बज रहा है। ये कहाँ तक सही है, या फिर जो बताया जा रहा है एक प्रचार के तौर पर बताया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा प्रचार प्रधानमंत्री है? जी, मैं आपके बातों से सहमत हूं। आज जो हमारी इंटरनेशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज मीडिया में वो मीडिया का वजूद नहीं जो मीडिया में था। आज वो मीडिया सिर्फ मीडिया के नाम की है, मीडिया का कोई वजूद नहीं है। मीडिया हमेशा झूठा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि आप पत्रकार बन के हमारे कार्यक्रम में कवरेज करने आते हो, लेकिन आपका मालिक हमारा कार्यक्रम नहीं चलाने देगा, क्योंकि आपका मालिक जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का आदमी है। भाजपा के छोटे एजेंडे को बड़े रूप देना ये मीडिया का काम है, लेकिन वो सही माने में मीडिया का जो कर्तव्य होता है वो मीडिया निभाने में अक्षम है। ये भारत के कम से कम आज मैं बता रहा हूँ आपको 50-60% लोग चैनल देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ इसी वजह से कि आज की मीडिया सच्ची मीडिया नहीं रह गई। आज की पत्रकारिता नहीं रह गई। जो पत्रकारिता थी अब वो नहीं रह गई। ये जनता भी समझ चुकी है और मीडिया के लोग भी समझ चुके हैं, मीडिया के मालिक भी समझ चुके हैं। पत्रकार बेचारे बेबस हो जाते हैं। उनकी सत्ता मैं आपसे यही कहूंगा, अब मीडिया पे भरोसा नहीं है। मीडिया की भरोसा लोगों से कोसों दूर हो चुका है। अब लोग आपके मीडिया को लाइक करेंगे, जो आपकी सोशल मीडिया उसको लाइक करेंगे, जो आपकी मीडिया आज के युग में चल रही है लोग इसको लाइक करेंगे, न कि वो आज पत्रकारिता को लाइक करेंगे। ये तो फिर वही बात हो गई कि पहले सच्ची खबरें बताने वाले, अखबारों से आग लगाने वाले, और इंच इंच बिक गया है सत्ताधारों के हाथ, खुद को देश का चौथा स्तंभ बताने वाले। सही बात है। आपकी बातों पे आपने जो क्वेश्चन किया, मैं उसका आभारी हूं कि आपने ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने रखा है। तो मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं कि आज की जो मीडिया है, आप लोगों की जो मीडिया है, आप सत्यता दिखाते हैं, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कैडर वो नहीं बना है। आप चित्रा त्रिपाठी नहीं बन सकते। मैं आपको खुल के कहना चाहता हूं, जो बड़े चैनल के लोग हैं, जो बड़े चैनल के पत्रकार हैं, उनका सरकार के साथ में टाई अप है। और आज इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी इतना बड़ा पग यात्रा के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या किसी मीडिया ने दिखाया? आज कांग्रेस सड़कों पे आती है, हर मुद्दे को लेकर कांग्रेस लड़ती रहती है, क्या किसी मीडिया ने प्रकाशित किया? चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो ना, नेशनल मीडिया नहीं लेती वो। इसलिए, और करता कौन है, चलाता कौन है? आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के इस मंच से कि आप लोग चलाते हैं। आप जो है सोशल मीडिया को चलाते हैं, जिसको लोग देखते हैं, जिसको लोग लाइक करते हैं, समझे? इसलिए आप लोगों को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद के पात्र हैं। आप ऐसे ही अपने सोशल मीडिया पे लगे रहें और सच्चाई को हमेशा प्रकाशित करने में जरा सा भी देर न करें, जिससे आपका वजूद बनेगा। और एक दिन आपका ऐसा वजूद बनेगा, देश में आपको लोग लाइक करेंगे, न कि बड़े चैनल वालों को लाइक करेंगे, न बड़े प्रिंट मीडिया वालों को लाइक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और विशेष नारे के साथ बात का पूछना चाहूँगा कि एक बीजेपी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास देश में, क्या वो अब वो नारा विफल होते दिख रहा है यहाँ पे? तो ये तो आपको बहुत ज्यादा मालूम होगा कि ये नारा कैसा था। वो नारा किस लिए रखा गया था? खाली जनता को मूर्ख बनाना, देश की जनता के साथ अन्याय करना, गरीबों के लिए मोटी मोटी बात करना, गरीबी नहीं मिटाना, गरीबों को मिटा देना, देश से गरीबों का पलायन कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये इनका काम है। ये लोगों को हमेशा मूर्ख बनाते हैं। रात को निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका निर्णय हमेशा अधूरा होता है और वो कार्य आपके लिए नहीं करेगा, देश के लिए कार्य नहीं करेगा, बल्कि वो अपने लिए कार्य करता है। जो बंद कमरे में निर्णय लिया जाता है वो पर्सनली काम के लिए बंद कमरे की मीटिंग होती है। अगर आपको कोई एजेंडा पास करना है तो सारे डिपार्टमेंट को बुला के आप मीटिंग करके उसमें एजेंडा रखिए। एजेंडा अगर पारित करता है तो आज देखिए स्थिति यह है,
कोई भी अभी भारत में विदेश का कोई मेहमान आता है तो हमारे सीएल लोकसभा के विरोध पक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को आमंत्रण नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्या उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। विदेश से कोई प्रतिनिधित्व मंडल आता था और प्रतिनिधित्व करने इंडिया में अगर आता था तो मनमोहन सिंह जी सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी को न्योता देते थे और वो कहते थे कि आप आइए, आप अपनी बातों को रखिए, जिससे देश में हमारी जो कमियां हैं उसको दूर हो और हम कैसे अपने कमियों को सुधार सकते हैं। इसलिए हमेशा कांग्रेस ने सर्वोपरि रखा है। अटल जी को विरोध पक्ष के विदेश में मंत्रणा करने के लिए हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी अटल जी को नेतृत्व करने का अधिकार देती थी। और आज का अधिकार क्या है? हमारे अधिकार को छीन लिया जा रहा है, हमारे अधिकार को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी अगर पब्लिक का प्रश्न लेके, जनता का प्रश्न लेके अगर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो उस दिन पार्लियामेंट बंद हो जाती है। आज लोकसभा स्पीकर की आप क्या स्थिति देख रहे हैं? लोकसभा स्पीकर क्या कर रहा है? अरे लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति इसलिए होती है कि जितने लोकसभा के अध्यक्ष हैं सबके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। आज अगर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राहुल गांधी पे टिप्पणी करते हैं, वो पूरी किताबों को दिखाते हैं तो उनका पोस्टर मान्य हो जाता है लोकसभा में, और राहुल गांधी जी अगर अपनी बात को रखना चाहते थे वो मान्य नहीं होता। क्या ये सच्चाई है? क्या यह गुनाह है? अगर गुनाह है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको जोर शोर से आप प्रसारित करिए, सोशल मीडिया पे खूब चलाइए और लोगों को, जो आज के नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको जोड़िए अपने सोशल मीडिया में। उनको बताइए कि कांग्रेस क्या कर रही है जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है। आज आप जो है जिस परिवार से आते हैं, जिस खानदान से आते हैं, आज आपने देखा होगा कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। आज हम लोगों का कोई श्रेय है? 99.99% के बाद हमारा कोई जगह नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया? हम इतने वर्षों तक पढ़ते हैं, हम अपनी सारी जवाबदारियों को निभाते हैं, उसके बावजूद भी 99.99 पे हमारा सिलेक्शन नहीं होता। एक सरकार का ये कानून है, एजेंडा है। किसानों की बात करेंगे, किसान विफल, किसान योजना की लंबी लंबी बातें होती है, खाली झूठी बातें होती हैं। आपके खाते में 10,000 आ गया, पता लगा कि 2-1 महीने पैसा आया, 3 महीने गायब। पैसा जाता कहाँ है? देश का पैसा, उसका जवाबदार कौन है? प्रधानमंत्री अगर जवाबदारी लेते हैं, वो प्रचार मंत्री हैं, देश में सरकार बनाने का दावा करते हैं और अच्छी सरकार को, सच्ची सरकार को तोड़ के पुनः अपनी सरकार को बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये देश की जनता बाखूबी समझ चुकी है। अब इनका ये तिष्करण की नीति चलने वाली नहीं है और ये देश से बहुत जल्दी भाग जाएंगे, पलायन करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। जिस दिन जनता रोड पे आएगी उस दिन मुंहतोड़ जवाब देगी और अंजाम बड़ा बुरा होगा। सारे नौजवानों से मैं अपील करूंगा, आप उसको चुनिए जो आपके जिंदगी का विकास कर सके, आपके परिवार का विकास करके, आपके विकास में सबसे बड़ा योगदान जिसका हो, ऐसे लोगों को चुनिए जो सरकार चला सके देश का। ऐसे लोगों को मत चुनिए जिसके आसाराम जैसे झांसे में मत आइएगा। इस सरकार के झांसे में आएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, इसलिए झांसे में आना नहीं है। इन नौजवानों को सोचना है और सोच समझ के निर्णय लेना है। हमारे भविष्य का कौन नेता है, कौन हमारी भविष्य में हमारा काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। सरकार अभी बीजेपी जो है ये बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या पूर्ण तरह से बीजेपी वहाँ पे जीत पाएगी या फिर जो कांग्रेस है, जो फिर अन्य पार्टी जो लड़ रही है वहाँ पे, उनके भी कुछ बहुमत आएंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा एजेंडा मुख्यमंत्री बंगाल ममता बनर्जी के लिए उन्होंने हथकड़ा अपना अपना लिया और इनको जो भी करना था वहाँ दंगा भी करवा दिए, लड़ाइयाँ करवा दिए, आपसी भाईचारा खत्म हो चुका। लेकिन ममता बनर्जी एक तटस्थ नेता है, इंडिया गठबंधन वहाँ जबरदस्त मजबूत है और कल की तारीख में अगर इलेक्शन होगा तो ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बंगाल की होंगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जो अपने क्षेत्र में जनता के साथ कभी छल कपट नहीं करता, जनता का तहे दिल से लगाव लगा के काम करता है, वहाँ के लोगों को सम्मानित की निगाह से देखता है, ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है, असंभव है। तो जैसे अभी यहाँ पे चल रहा है और आदरणीय एक प्रधानमंत्री का काम है कि देश को आगे ले चलना, जात पात भेदभाव धर्म से ऊपर होकर, और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री ही यही कर रहे हैं। धर्म से बांटा गया, फिर जात पात में आ गए, यूजीसी लाए तो फिर लोगों को जात पात में बांटा गया। तो क्या ये कि प्रधानमंत्री का ये अधिकार है या फिर हक है, प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए देश में? ऐसा है कि आपको ज्यादा जानकारियां होगी, हो सकता है मुझे कम जानकारियां हों। एक प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि सारे देश के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे देश में 4 कम्युनिटी हैं, हम
हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो हम भारत माता की संतान कहे जाते हैं। हमारी भारतवर्ष हमारे माँ के समान है। हम अपनी माँ के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन इस सरकार में माँ का दर्जा ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को हमेशा जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि तोड़ने का काम करना चाहिए। इन्होंने तो ऐसी नीति अपना ली कि तोड़ो, राज्य करो, बांटो, डिवाइडेशन करो, सरकार चलाओ, सत्ता चलाओ। वो नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री की गरिमा को बरकरार रखने के लिए हम सब जिस ढंग से प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, हम सभी भारतवासी अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, उस ढंग से प्रधानमंत्री को सम्मान लेने का अधिकार भी होना चाहिए। हम उनका सम्मान करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इनके निर्णय हैं, वो निर्णय अगर सही नहीं है तो हम सम्मान बेबसी में या दबाव में हम इनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन दिल से हम सम्मान नहीं कर सकते। ये देश की जनता का सोच है। तो जैसे अभी ये भी जानने को मिला है कि एक बार चुनाव लड़े गए, एक नारा था सबका साथ सबका विकास, फिर एक बार नारा आया कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा टांग कर मारेंगे। तो क्या ये झूठ है एक तरीके से? आप जानते हैं, आपने गौ हत्या की बात की। गाय हमारी माता है, जन्मकाल से नाता है। हम जब गांव में छोटे थे बचपन में, तो हम लोगों को ये कहा सिखाया जाता था। हमारे जो परिजन थे, हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हमारी अंगुलियां पकड़ के हमको सिखाते थे कि गाय हमारी माता है, जन्मकाल से नाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे सरकार में आई है, गाय हमारी माता है, गौ हत्या बंद करेंगे, गौ हत्या नहीं होने देंगे। तो ये तो सिर्फ बातें हैं। ये चैनल पे आते रहते हैं, आप चैनल पे देखिएगा, बड़ी बड़ी बातें आती हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने सबसे ज्यादा लाइसेंस, अगर बीट का लाइसेंस इशू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बीट का लाइसेंस इस समय नेशनल अपने सेंट्रल में हुआ है तो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। इतने लाइसेंस कभी बीट के दिए नहीं गए थे जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय लाइसेंस दिए गए हैं। अगर गाय की इतनी सुरक्षा करना है, आज गाय के नाम पे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब जो खेल करते हैं वो गाय के नाम से करते हैं, मंदिर बना के काम करते हैं। इनको काम नहीं करना है, इनको खाली एजेंडा बताना है, बड़ी बड़ी सपने आपको दिखाना है। अगर आप सपने में आ गए तो सुबह होते ही आप अपने सपने को भूल जाएंगे। आप अपने कर्तव्य पे जाइए, जिससे कल आपका विकास हो। उस विकास के नारे के साथ आप विकास करिएगा तो वो सही मायने में आपकी शारीरिक मेहनत और आपका कर्तव्य और आपका निष्ठावान वो आपके लिए होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार अभी है, हम लोगों से भी कहीं भूल हुई है, जनता से भी कहीं भूल हुई है। जनता ने भूल नहीं किया है, मशीनरी की भूल हो सकती है। जो भी हुई है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये बाखूबी समझ रहे हैं कि जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए। देश की जनता के साथ ऐसा निर्णय लेना ये सही नहीं है। इसलिए निर्णय ऐसा लिया जाए जो देश की जनता के हित में हो, देश की जनता आगे बढ़े, नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे स्वास्थ्य की बातें करें। आज बताइए, यहाँ माँ कार्ड बना हुआ है, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम माँ कार्ड बना हुआ है, हम माँ कार्ड को यूज करने जाते हैं, हमारे माँ कार्ड को पता नहीं लगता हमारा माँ कार्ड कब बंद हो गया, कब माँ कार्ड चालू हो गया, हम यूज नहीं कर पाते हैं। और सरकार ने यहाँ माँ कार्ड सिर्फ इलाज के लिए रखा है। अरे इलाज के लिए रखे है तो जो गरीब वर्ग के अगर लोग 5 लाख का इलाज करने जाएंगे, कल उनके दवाइयों का पैसा कहाँ से आएगा? आप बताइए। बड़े हॉस्पिटलों को आपने माँ कार्ड से जोड़ दिया है। किरण हॉस्पिटल में आपने ट्रस्ट की हॉस्पिटल सूरत में किरण हॉस्पिटल को आपने बनाया है। सरकार ने 1 रुपए के एजेंडे पे उनको जमीन अलॉटमेंट किया है। और किरण हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति वहां इलाज कराने जाएगा तो उसके पास दवा का पैसा नहीं होता, भाई साहब, वो वहां मर जाता है। ऐसा कई केसेस हुई हैं जिस केस में मैंने आरोग्य अधिकारी से पैरवी की है, भाई इनके पास पैसा नहीं, गरीब जन है। और वहां यह कह दिया जाता है, डॉक्टरों द्वारा यह सूचना भेज दी जाती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम डेड बॉडी नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं कौन से कानून में लिखा है कि हमारी डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं होगा? नहीं हो तो नहीं है। तो सरकार ने जब 1 रुपए के एजेंडे पे किरण हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट किया तो उसमें कुछ तो धाराएं लिखी होंगी कि 1 रुपए की जमीन आपको, करोड़ों की जमीन 1 रुपए में क्यों दे रहा हूं, आपको पब्लिक हित में क्या काम करना है, आप जो ट्रस्ट चला रहे हैं उस ट्रस्ट के तहत आपको कितने लोगों की मदद करना है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। यूनिक हॉस्पिटल में जाइएगा,
आप जैसे माँ कार्ड लेके जाते हैं, आपका बिल 3.5 लाख आ गया। अगर कहीं आपको 15,000 की दवा लेना हो तो आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आप अपर मीडियम परिवार के होंगे, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार को अगर माँ कार्ड का उन्होंने उपयोग के लिए हम लोगों के लिए पब्लिक हित की बात की है, तो उनको यह भी चाहिए कि इसका 50% या 25% दवा का भी हम निःशुल्क आपकी मदद करेंगे, जिससे एक गरीब व्यक्ति के घर में उनका इलाज हो सके, उनको दवाइयाँ मुहैया हो सके, वो सुचारू रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। लेकिन तो खाली बात करना है, बात करने से नहीं होगा ना, बात करने से होगा ही नहीं, इसको करना होगा। जब आप करेंगे तो आप बढ़ेंगे, जब आप बढ़ेंगे तो सुनिश्चित है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन सभी सरकार के लोगों को सद्बुद्धि दें कि ऐसा कार्य करें कि लोग आगे बढ़ें, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, जो हमारी पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ें। मैं सबका तहे दिल से सम्मान करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। सवाल रहेगा मेरा आपसे कि जो पूर्व डॉक्टर क्या नाम था उनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में, दो जन में दो बातें पे जो अंतर आप बताइए। बातें बहुत है, लेकिन एक यहाँ स्थिति आपने ऐसा कर दिया कि एक तरफ गोल्ड और एक तरफ सिल्वर। आप पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय सम्मानित स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी की अगर बात करते हैं, दैट पर्सन इज द गोल्ड इन इंडिया। वो भारत के स्वर्ण प्रधानमंत्री थे। आपको मालूम है जिस समय पूरे विदेश में मंदी का बहुत खराब माहौल चल रहा था, उस समय भी मनमोहन सिंह ने 5 वर्ष तक सरकार चलाई थी, किसी को आंच नहीं आने दिया। हमारे देश में एक व्यक्ति भूखा नहीं मरा। और एक प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, वो अपने में मस्त है। अब इनके बारे में कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता, आप बाखूबी समझते होंगे। ये धन्यवाद के पात्र है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको मेरी तरफ से कोट बधाइयां हो। ऐसे प्रधानमंत्री को तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री भारत के बनते रहें, जिससे आप लोग बेरोजगार रहेंगे तो कल आपकी मजबूरी रहेगी, आप उनको जिंदाबाद करने के लिए मजबूर रहेंगे, इसलिए आप करते रहेंगे। और मनमोहन सिंह जी के सामने, मनमोहन सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, कहने के लिए विपक्ष चाहे जो कहता हो, लेकिन प्रधानमंत्री इस टाइप के थे जो वो छोटी बातों को समझते थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने यहीं आपके गुजरात में आके एमटीबी कॉलेज ग्राउंड में यह कहा था कि मैं अगर दिल्ली से 100 रुपए विधवा पेंशन भेजता हूं तो यहाँ पहुंचते 85 रुपए कहाँ खत्म हो जाता है, 15 रुपए हमारे विधवा माँ को मिलता है। हमें सबसे पहले इसका पता लगाना है। एक भारत का प्रधानमंत्री होने के बावजूद अगर इस स्तर की सोच रखता हो तो मैं उसको धन्यवाद का पात्र देना चाहता हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री देश में होना चाहिए जो हमारी विकास कर सके, जो हम लोगों के साथ जुड़ सके, जो गरीबों की आवाज को उठा सके। हमको ऐसे लोगों की जरूरत है। हमको तो अंबानी बनना नहीं, हमें बड़ा आदमी नहीं बनना है, हमें अपने परिवार को संभाल लेना है, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो मैं भारत सरकार के जितने मंत्री महोदया हैं, सब महोदय हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे गरीबों को सही ढंग से इनकी सुविधा युक्त सारी व्यवस्थाएं को स्टेबल करवाएं, जिससे ये अपने परिवार को संभाल सके, परिवार का पेट को भरण पोषण करें। यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बाकी आपको धन्यवाद। आपका प्रधानमंत्री, सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनको हम हमेशा याद करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री देश में होना चाहिए। बाकी नौजवान पीढ़ी तो क्या कहती है, उनके बारे में क्या सोचती है, तो वही जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप विचार रथ से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। आपको आपके साथ हम अलग अलग जो कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य सभी दलों से इस बात पे चर्चा करेंगे और आप तक ये ताज़ी खबर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।